नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हम अक्सर देखते तो हैं पर शायद सोचते नहीं कि ये काम कैसे करती है। मैं बात कर रही हूँ जनरेटर की। हाँ, खासकर जब बत्ती गुल हो जाती है तब इसकी अहमियत पता चलती है। बिल्कुल। तो हमारे पास इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट से कुछ जानकारी है जो इसके पीछे के विज्ञान को समझने में मदद करेगी। तो आज का हमारा इरादा है कि हम समझें ये मशीन चलती कैसे है, इसके अंदर क्या-क्या होता है और असल जिंदगी में ये इतनी जरूरी क्यों है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। क्या जनरेटर सच में बिजली बनाता है या फिर मामला कुछ और है? आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि यहीं से सारी बात शुरू होती है। देखिए, सच तो यह है कि जनरेटर अपने आप में कोई नई ऊर्जा पैदा नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर ही चलता है। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा ना बनती है ना खत्म होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। अच्छा, तो अगर ये बिजली बना नहीं रहा तो फिर मतलब कर क्या रहा है? मेरा मतलब है हम बटन दबाते हैं, घर्र के आवाज आती है और लाइट आ जाती है, वो कैसे? देखिए, जनरेटर का जो मुख्य काम है ना, वो है यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी आप कह सकती हैं। किसी चीज के घूमने या चलने से मिलने वाली ताकत, उसको ये बदलता है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके। तो ये एक तरह का ऊर्जा परिवर्तक है, एनर्जी कन्वर्टर। जैसे मान लीजिए कोई इंजन घूम रहा है तो उस घूमने की ताकत को ये बिजली में बदल देता है। ठीक है, घूमने की ऊर्जा बिजली में बदल रही है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब वो कौन सा सिद्धांत है जो ये कमाल करता है? इसके पीछे का जो मूल सिद्धांत है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नाम सुना तो है। आसान शब्दों में कैसे समझेंगे इसे? बिल्कुल, आसान भाषा में समझे तो जब भी कोई चालक, मतलब कोई कंडक्टर, जैसे कि तांबे का तार, किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के पास आता है या उसमें घूमता है, तो उस तार के सिरों पर एक वोल्टेज पैदा हो जाता है अपने आप। और अगर तार का सर्किट पूरा है तो इसी वोल्टेज की वजह से उसमें करंट बहने लगता है। बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र और तार, तो मतलब हमें कुछ घुमाना पड़ेगा ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र बदले? क्या इसे किसी उदाहरण से समझ सकते हैं? बिल्कुल, जैसे पंखे को ले लें। हम स्विच ऑन करते हैं, बिजली देते हैं, तो पंखा घूमता है, मैकेनिकल मोशन मिलता है। जनरेटर में इसका उल्टा होता है। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ। एकदम सही। पंखे में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और हमें मिलता है मैकेनिकल मोशन, यानी घूमना। जनरेटर ठीक इसका उल्टा करता है। अच्छा, हम उसे बाहर से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, समझिए किसी डीजल इंजन से या पानी के टरबाइन से, ताकि उसका एक हिस्सा घूमे। और उस घूमने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आता है, उससे तारों में बिजली पैदा होती है। तो इनपुट हुआ घूमना, आउटपुट हुई बिजली। क्या बात है, दिलचस्प है। तो जनरेटर के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये घूमने को बिजली में बदल पाता है? वो कौन से खास पुर्जे हैं जो ये काम करते हैं? मैंने सुना है इसमें रोटर और स्टेटर होते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये दो इसके सबसे बुनियादी और आप कह सकते हैं दिल और दिमाग हैं। रोटर, जैसा नाम से ही लग रहा है, रोटेटिंग पार्ट यानी घूमने वाला है हिस्सा। ये या तो एक परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे बिजली देकर चुंबक बनाया जाता है। इसका काम है चुंबकीय क्षेत्र बनाना। और स्टेटर, वो क्या है? वो स्थिर रहता है? हाँ, स्टेटर यानी स्टेशनरी पार्ट। ये स्थिर रहता है, घूमता नहीं है। ये आमतौर पर बहुत सारे अच्छे कंडक्टर वाले तारों का, खासकर तांबे के तारों का एक जाल सा होता है। इन्हें कॉपर वाइंडिंग्स कहते हैं। ओके। ये वाइंडिंग्स रोटर के चारों तरफ बड़े सलीके से लगाई जाती हैं। इसे आर्मीचर वाइंडिंग भी कह सकते हैं। समझ गए। तो मतलब एक बाहरी ताकत जैसे कोई इंजन रोटर को घुमाता है। रोटर, जो कि एक चुंबक है, वो स्टेटर के अंदर तेजी से घूमता है और स्टेटर में तारों का जाल बिछा हुआ है। इसके बाद बिजली कैसे बनती है? यहीं पर फैराडे का नियम काम आता है। देखिए, जब रोटर घूमता है तो उसका बनाया हुआ चुंबकीय क्षेत्र स्टेटर के तारों के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। कभी पास, कभी दूर, कभी ताकतवर, कभी कमजोर। तो जब स्टेटर के ये स्थिर तार इस बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र को काटते हैं, या कह लें कि जब इन तारों से गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदलती है,
तो उन तारों के अंदर एक वोल्टेज या जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ कहते हैं वो इंड्यूस हो जाता है, मतलब पैदा हो जाता है। और यही वोल्टेज अगर सर्किट पूरा हो तो करंट बनकर बहने लगता है, हाँ। जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब रोटर का घूमना, उससे चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, फिर स्टेटर के तारों में वोल्टेज पैदा होना और फिर करंट बहना। वाह, सीधा मैकेनिकल रोटेशन से इलेक्ट्रिकल पावर। बिल्कुल, यही है पूरा खेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। रोटर घूमा, मैग्नेटिक फील्ड बदला और उस बदलाव ने स्टेटर के तारों में बिजली पैदा कर दी। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि कितनी बिजली बनेगी ये कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे रोटर कितनी तेजी से घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है और स्टेटर में तारों के कितने लपेटे हैं यानी टर्न्स कितने हैं। ये तो वाकई कमाल का सिद्धांत है, जितना सोचो उतना ही गहरा लगता है। चलिए अब इसे थोड़ा असल दुनिया के उदाहरणों से जोड़ते हैं। मुझे याद है बचपन में साइकिल में एक छोटी सी लाइट होती थी, आगे लगी रहती थी। हाँ, डायनेमो। हाँ, डायनेमो। वो टायर के घूमने से जलती थी। क्या वो भी इसी सिद्धांत पर काम करती थी? हाँ, बिल्कुल। वो साइकिल डायनेमो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल उदाहरण है। कई पुरानी साइकिलों में होता था, उसमें एक छोटी सी घिरनी होती थी जो टायर से सटकर घूमती थी। जैसे ही आप पेडल मारते, टायर घूमता और वो डायनेमो की घिरनी को घुमाता। और अंदर वही रोटर स्टेटर का खेल होता होगा। टायर के घूमने से मिली मैकेनिकल एनर्जी, उससे बनी बिजली और वो छोटी सी हेडलाइट जल उठती थी। मतलब पहिया घुमाओ, रोशनी पाओ वाला फंडा। हाँ, बिल्कुल वही वाला। वो डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक मिनिएचर रूप था। बेशक उससे बिजली बहुत कम बनती थी, बस एक छोटी सी लाइट जलाने लायक। लेकिन वो दिखाता है कि कैसे घूमने को सीधे बिजली में बदला जा सकता है। उसमें भी एक छोटा घूमने वाला चुंबक होता था, रोटर, और उसके चारों ओर तारों की कॉइल, स्टेटर। इससे समझना बहुत आसान हो गया। और ये भी पता चलता है कि यही बेसिक आइडिया बड़े स्केल पर भी लागू होता है। जैसे हम शादियों में या दुकानों पर पावर कट के टाइम जो बड़े बड़े डीजी सेट देखते हैं। हाँ, डीजल जनरेटर सेट। हाँ, वो भी तो इसी तरह काम करते होंगे। निश्चित रूप से। डीजी सेट में बस स्केल बड़ा हो जाता है। वहाँ मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए एक डीजल इंजन होता है। वो इंजन काफी पावरफुल होता है और जनरेटर के रोटर को बहुत तेजी से घुमाता है। फिर वही होता है, रोटर का मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर की कॉपर वाइंडिंग में वोल्टेज पैदा करता है और उससे अच्छी खासी मात्रा में बिजली बनती है, जो पूरे घर, दुकान या फंक्शन को चला सकती है। और इनका इस्तेमाल सिर्फ घरों या इवेंट्स तक ही नहीं है। आजकल तो अस्पताल, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े डेटा सेंटर, रेलवे स्टेशन और यहाँ तक कि दूर दराज के इलाकों में जैसे फौजी कैंप वगैरह में भी इनका बहुत महत्व है। बिल्कुल सही कहा आपने। सोचिए, एक अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में अगर बिजली चली जाए, वहाँ लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चलाने के लिए बिना रुके बिजली कितनी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह रेलवे की सिग्नलिंग का सिस्टम है या किसी बड़ी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है या कहीं दूर लगा मोबाइल टावर है, इन सबको लगातार बिजली चाहिए। जहां ग्रिड की सप्लाई भरोसेमंद नहीं है या है ही नहीं, वहां जनरेटर एक तरह से लाइफलाइन बन जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। इन सभी जगहों पर चाहे जनरेटर साइकिल के डायनामो जितना छोटा हो या किसी ट्रक जितना बड़ा, काम करने का मूल तरीका वही है। किसी तरह रोटर को घुमाओ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली पाओ। ये जानना कि घूमने जैसी एक मामूली सी क्रिया से हम बिजली जैसी जरूरी चीज बना सकते हैं, वाकई दिलचस्प है। और ये सिद्धांत सिर्फ जनरेटर तक ही सीमित नहीं है। ये जो ऊर्जा बदलने का आइडिया है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ये हमारे चारों तरफ की बहुत सारी टेक्नोलॉजी का बेस है। जैसे माइक्रोफोन को ही देख लीजिए। अच्छा। हाँ, वो क्या करता है, हमारी आवाज की साउंड एनर्जी को लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और लाउड स्पीकर? वो ठीक इसका उल्टा करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस साउंड एनर्जी में। अरे वाह, ये एक और दिलचस्प पहलू है। मतलब ऊर्जा के रूप बदलने का ये जो फंडा है, ये टेक्नोलॉजी में बहुत फैला हुआ है और जनरेटर इसका एक बहुत ही अहम उदाहरण है। हाँ, और जनरेटर की एफिशिएंसी यानी दक्षता भी एक जरूरी बात है। कोई भी जनरेटर 100% एफिशिएंट नहीं होता। मतलब जितनी मैकेनिकल एनर्जी वो लेता है, उतनी पूरी की पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं बदल पाता। अच्छा, कुछ नुकसान भी होता है? हाँ, बिल्कुल। कुछ एनर्जी गर्मी के रूप में हीट बनकर निकल जाती है या घूमने वाले हिस्सों में घर्षण यानी फ्रिक्शन की वजह से ज़ाया हो जाती है। बड़े और मॉडर्न जनरेटर्स ज़्यादा कुशल होते हैं, लेकिन फिर भी 100% कन्वर्जन नहीं होता। कुछ न कुछ लॉस तो होता ही है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर आज की इस बातचीत से ये एकदम साफ हो गया कि जनरेटर असल में बिजली बनाते नहीं,
बल्कि मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलते हैं। बिल्कुल। और ये सब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से, जिसमें एक घूमने वाला हिस्सा रोटर और एक स्थिर हिस्सा स्टेटर मिलकर बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र के जरिए तारों में करंट पैदा करते हैं। चाहे वो साइकिल का नन्हा सा डायनमो हो या बड़े बड़े इंडस्ट्रियल डीजी सेट, बेसिक आइडिया एक ही रहता है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात सोचने के लिए छोड़ता हूँ मैं। अब जब हम जनरेटर के इस बुनियादी सिद्धांत को समझ गए हैं कि घूमने से बिजली बनती है, तो क्या ये समझ हमें बड़े पैमाने पर जो बिजली उत्पादन होता है उसे देखने का एक नया नजरिया नहीं देती? कैसे? सोचिए, चाहे वो पहाड़ों से गिरते पानी से चलने वाला हाइड्रो पावर प्लांट हो, या कोयला जलाकर भाप से चलने वाला थर्मल पावर प्लांट, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला पावर प्लांट, इन सब में आखिर में क्या हो रहा है? टरबाइन घूमता है। एग्जैक्टली। किसी न किसी तरीके से एक बहुत बड़े टरबाइन को घुमाया जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी दी जाती है, और वो टरबाइन घूमता है तो वो अपने साथ जुड़े एक बहुत बड़े जनरेटर को घुमाता है, और फिर वो जनरेटर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत से वो बिजली बनाता है जो हमारे घरों तक पहुंचती है। अरे हाँ, मतलब एनर्जी का सोर्स चाहे पानी हो, कोयला हो या एटम, आखिर में बिजली बनाने के लिए घूमना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही काम आ रहा है। बिल्कुल। स्रोत भले ही अलग अलग हों, बिजली बनाने का अंतिम चरण इसी सिद्धांत पर टिका है। ये सोचने वाली बात है कि ये तरीका कितना यूनिवर्सल है। इस पर आगे और भी सोचा जा सकता है कि अलग-अलग स्रोत कैसे इस घूमने की क्रिया को करवाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट का। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जुड़ते रहिए इलेक्ट्रो वायरल के साथ, क्योंकि यही मिलेगी आपको इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी सही और यूजफुल नॉलेज। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।